हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक बार पुनः आपके बीच सृजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों देखिए, अभी हमने आपको मेडवल हिस्ट्री ब्रीफ किया, आपके बीच जा चुका है वो। और मेडवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के कुछ क्वेश्चंस भी हमने लास्ट सीरीज में लगवा दिए थे, कुछ रह गए हैं और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी में भी उसको भी पूरा कर लिया जाए। तो बैकग्राउंड आपको सब कुछ मालूम है, आप पिछले जो वीडियोस हैं उसको देखिएगा, पूरे बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे, पूरे मेडवल हिस्ट्री का ब्रीफ आपको मिल जाएगा। और दिल्ली सल्तनत का जो पहला सेशन था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे, उसके आगे सीधे हम लोग बढ़ते हैं और बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो आइए सीधे क्वेश्चन को देखते हैं मेडवल हिस्ट्री में। तो देखिए, सबसे पहले जान जाए कि देखिए दिल्ली सल्तनत पे जब हम ब्रीफ किया था तो हमने आपसे बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों का शासन था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये हमने आपको जब पूरा मिडवल ब्रीफ किया तो पूरी चीज हमने पूरे मिडवल की बता दी थी, न केवल पूर्व मध्यकाल जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों का आना हुआ यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम, सुबुद्दीन, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, या फिर उसके पश्चात मोहम्मद गोरी के गुलाम द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना, या बाद में दिल्ली सल्तनत के कमजोर पड़ने पर बाबर का भारत पे आना, और 1707 तक पूरे मिडवल हिस्ट्री, बीच में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सूफी भक्ति आंदोलन, सभी कुछ हमने एक ब्रीफ कर लिया था। अब दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश थे, उस पहले राजवंश गुलाम वंश की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने लगा दिया था और हमने कहा था कि कम से कम जब गुलाम वंश आप पढ़े तो सामने ये भी जान जाए। ये आपको सामने हमने दे दिया। ये बहुत जरूरी है कि जब गुलाम वंश पढ़े तो आपके सामने होना चाहिए। जब खिलजी वंश पढ़े तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी आपके पास होना चाहिए। तुगलक वंश पढ़े तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, फिर नासिरुद्दीन। तो ऐसे जितने शासक हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से कब कब क्या हुआ, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन आ गए हैं। आपको दिल्ली सल्तनत में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इन शासकों का क्रोनोलॉजी देख लीजिए, या फला शासक कब से कब तक था, या दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश कब से कब तक था। तो पूरे मिडवल को जाना पहले एक बार। अब उस मिडवल में जब दिल्ली सल्तनत पर आए तो उसको भी आप जान चुके हैं कि कब से कब तक गुलाम, कब से खिलजी, फिर कब से तुगलक। अब गुलाम वंश में भी आए तो कम से कम आपको जानना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अंतिम शासक खुसरो और क्यूमर्स, यहां तक कुल कौन कौन से हैं। ये क्यूमर्स है, तो इसको आप जान रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक है 1206 से 10 तक। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि घोड़े से गिरकर हुई, हालांकि उसके पीछे भी एक घटनाक्रम है। एक्चुअली में वो एक शुभ्रक घोड़े वाली बात है, उस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। चलिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब उसकी अचानक मृत्यु हुई तो आराम शाह शासक बना, बट योग्य नहीं था, और इसलिए हम देखें यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। तो 10 में ही उसको हटा करके इल्तुतमिश, जो बदायूं का इक्तदार था, वो शासक हुआ। इल्तुतमिश के बाद फिर वही स्थिति आई। इल्तुतमिश ने हालांकि पहले रजिया को अपना उत्तराधिकारी, उसकी पुत्री है, घोषित किया था, लेकिन संभवतः मृत्यु से जस्ट पहले उसके विचार बदल गए और रुकनुद्दीन उसका लड़का ही है, वो शासक बना, बट योग्य नहीं था। इस वजह से रजिया जनता के बीच गई और जनता के सहयोग से शासक बन गई, जो उसके लिए घातक भी साबित हुआ, और बाद में विद्रोह हुआ और रजिया की हत्या भी हुई। रजिया के पश्चात मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ये सब कमजोर शासक थे। तो अगर हम आपसे कहें तो इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो आएंगे वो इससे ज्यादा आएंगे। उसके पश्चात इल्तुतमिश से आएंगे, उसके पश्चात रजिया से 1-2 क्वेश्चन कह लीजिए, 3 क्वेश्चन, यहां से कहीं कुछ नहीं आना। और एक चीज और जान जाइए, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, ये यहां से यहां तक आप ये जान लीजिए कि ये कहते हैं कि ये लोग चालीसा के प्रभाव से शासक बने थे। चालीसा दल के प्रभाव से, ठीक है, ये लोग चालीसा दल के प्रभाव से शासक बने थे। बाद में जब बलबन शासक हुआ, जो खुद चालीसा दल का सदस्य था, उसने चालीसा का अंत भी किया। और चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो एक तरह से चालीसा दल किंग मेकर के रूप में था, जब जिसको चाहा उसने रखा, जिसको चाहा हटा दिया। इसीलिए बलबन ने राजा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, क्योंकि राजपथ की गरिमा बहुत गिर गई थी। बलबन के बाद फिर स्थिति गड़बड़ी रही। कैकुसरो, क्यूमर्स जैसे शासक हुए। क्यूमर्स तो बहुत सबसे दिल्ली सल्तनत का सबसे कम आयु का सुल्तान हुआ, और क्यूमर्स के बाद फिर मौका लगा जलालुद्दीन खिलजी को,
और उसे सत्ता परिवर्तन किया और नया राजवंश आ गया। तो कम से कम ये आपको जानना चाहिए। और इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो देखिए, फिर उसके बाद बलबन मान लीजिए। तो आप समझ लीजिए कि 1 2 3 4 यही मुख्य है जिनसे क्वेश्चन आना है। हल्के फुल्के क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपको मिल सकते हैं, हल्का फुल्का कर लीजिए। तो एक आपका रजिया से थोड़ा सा कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन नासिरुद्दीन महमूद से आ जाता है। नासिरुद्दीन महमूद रुपया चालीसा के प्रभाव में था, कम आयु थी, 17 साल के आसपास की आयु थी। कहा जाता है कि उसने सब कुछ दे दिया, बलबन के सर पर दे दिया। बलबन को उसने उलुग खां की उपाधि भी दी थी, नायब का पद भी दिया था, और दोनों परिवारों में वैवाहिक संबंध भी थे। हालांकि बलबन ने उसकी हत्या कर दी और शासक बन गया। तो कुछ क्वेश्चन एक यहां, अदरवाइज बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा क्वेश्चन, रजिया कुछ कम उससे, और एक आध क्वेश्चन ये। तो कुल मिला जुला के यही गुलाम वंश में 25-30 क्वेश्चन है। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को समझ गए, सीधे क्वेश्चन पे आ जाए जो बचे हुए बिना समय गवाए। तो सीधे आइए क्वेश्चन पे आप आ जाइए। क्वेश्चन आपका है बचा हुआ जो आपका, कुतुब मीनार डैश आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। मतलब कुतुब मीनार किन दो कला संस्कृतियों का उदाहरण है। तो आपका है, हमने पीछे एक क्वेश्चन बताया भी था, हिंदू मुस्लिम मतलब इंडो मुस्लिम। तो आपका जो आ जाएगा इंडो इस्लामिक, ये आपका आंसर हो गया। और उस समय हमने आपको बताया भी था। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, इंडो इस्लामिक। और उसमें हमने बताया था कि कुतुबुद्दीन के समय में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो इंडो इस्लामिक का पहला एग्जाम्पल भी है, उसके बाद अलाउद्दीन का झोपड़ा भी है और कुतुब मीनार भी है। तो उस कुतुब मीनार तीनों चीजें कुतुबुद्दीन ऐबक की हैं, ये तो आप जान ही गए ऐबक का। तो ये कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक शैली का, और कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, प्रारंभ किया था इसको कुतुब मीनार का जो प्रारंभ किया था किसने, ऐबक ने। उसके बाद पूर्ण हुआ इल्तुतमिश के समय में। बाद में फिरोज के समय में कुछ पुनर्निर्माण कार्य हुए, और लोधी काल में एक बार फिर हुआ। ऐबक ने शुरू किया बट पूरा नहीं हो पाया था। इल्तुतमिश के समय में इसको पूरा किया गया, और ये 4 मंजिली इमारत थी। फिरोज तुगलक के समय में भूकंप की वजह से जब चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, तो उसी जगह पे एक मंजिल और बन गई थी, और ये 5 मंजिला हो गया। बाद में लोधी काल में फिर कुछ मरम्मत कार्य कराया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण, इसकी हाइट पर भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, अभी आगे आएंगे ही। तो फिलहाल ऐबक की 3 प्रमुख स्थापत्य, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाउद्दीन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, जिसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार दिल्ली में है और अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में है। पीछे हमने क्वेश्चन लगा भी लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी। थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा टाइप का हो गया है, बहुत सही भी नहीं उसको कहेंगे इस क्वेश्चन को, बट ये संभवतः क्वेश्चन आया हुआ है आपका एसएससी सीजीएल में। पिछला भी क्वेश्चन आप देखेंगे आया ही हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने क्वेश्चंस भी और जो आए हुए हैं, देखिए जो आए हुए क्वेश्चंस हैं और उस जैसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया जाए तो फिर बहुत इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमने अभी आपको बताया था कि नासिरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी, वही क्वेश्चन है ये। हालांकि बलबन का नाम गयासुद्दीन बलबन है, तो उलुग खान आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें डैश डैश सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई थी। क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 12वीं शती। क्योंकि कब की बात है, जब तराइन का युद्ध 1192 में हो गया था, दूसरा वाला युद्ध, उसको जीतने के पश्चात ही ऐबक द्वारा ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। तो ये हो गया 12वीं शताब्दी का अंतिम दशक या अंतिम दौर। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो इंडो इस्लामिक शैली का पहला स्थापत्य इसको माना जाता है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को। ठीक, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा 12वीं शती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई, अभी हमने आपसे कहा इसकी ऊंचाई एक्चुअली में करीब करीब 72.78 के आसपास होगा। तो आप जो नजदीक आंसर हो गया वो 73 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 73। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर इनमें से कौन था। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, सभी देखिए क्वेश्चंस आए हुए ही हैं। ये आपका शिफ्ट 3 में आया हुआ आपका ग्रेजुएट लेवल वाला सीजीएल वाले में।
तो थोड़ा सा ये हटकर है, थोड़ा अनकॉमन सा ही क्वेश्चन है। इसको हम जो बार बार आपसे कहते हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरीज के क्वेश्चन है, हम इनको कहीं ना कहीं थर्ड कैटेगरी में लाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस कुछ एक कभी कभी आते ही हैं, और इसके बाद तो एक आध क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल सुने हुए नहीं होंगे। तो हालांकि वैसे आप देखेंगे तो पीसीएस यूपी पीसीएस में एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, बट ठीक है, एसएससी में भी आ गया है। तो इसका सीधे आपको आंसर जानना। जुनैदी एक है जो इल्तुतमिश का वजीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने उपाधि धारण की। हमने बलबन, जब पीछे भी एक क्वेश्चन आया था तो हमने बताया था आपको कि बलबन के बारे में 10-12 फैक्ट्स हमने कहा कि केवल उन शब्दों को सुनिए और बस एक बार पढ़ जाइए, उसके अर्थ जान गए तो केवल उसी शब्द को याद करना है। तो बलबन के बारे में हमने बताया था कि हाँ, रक्त और लौह नीति, चालीसा का अंत, स्वयं को फारस के अफरासियाब वंश का वंशज, राजस्व सिद्धांत, जिल्ले अल्लाह और नियाबत खुदाई। जिल्ले अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया है, नियाबत खुदाई सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। जिल्ले अल्लाह, नियाबत खुदाई जैसी भव्य उपाधियां। उसके पश्चात सिजदा, पायबूस और नौरोज जैसे परंपराओं का ले आना, प्रथाओं को ले आना। ये खास खास बातें थी। उसका विद्रोह तुगरिल का 75 में। तो ये कुछ खास खास बातें थी जो हमने कहा यही सब बार बार आता है आपके एग्जाम में। उन्हीं में से एक क्वेश्चन आ गया है, तो उसमें आप सामने दिख रहा है साफ साफ, जिल्ले अल्लाह भी इसका है बलबन का, और नियाबत खुदाई भी है। ठीक है, ये बलबन का हो गया। तो जिल्ले अल्लाह भी हो गया, सी नियाबत खुदाई भी हो गया, सिजदा पायबोस जैसी प्रथाओं को शुरू किया, नौरोज जैसा त्योहार लेकर आया, राजस्व सिद्धांत प्रस्तुत किया, चालीसा का अंत किया, रक्त और लौह नीति लेकर आया। तो 10-12 क्वेश्चन यही है, सब आ रहे हैं, आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 1206 से 1290 तक देखिए, इसलिए हमने कहा कि गुलाम वंश, खिलजी वंश। अब ये क्वेश्चन लगाने का तरीका है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अगला भी आ सकता है। खिलजी वंश कब से कब तक था? 1290 से 1320। वो आ गया तो कभी ये भी आ सकता है। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको दिशा बताता है। केवल वही क्वेश्चन आ जाए और आप लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस किया, एग्जाम में फंसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने सलीके से लगाया नहीं। अगर गुलाम वंश आया, ये आपका आ गया, तो आपको फिर आगे भी जानना होगा। फिलहाल 1206 से 90 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम। अभी ये उन शासकों के बारे में पूछ रहा है जो अभी हम जस्ट हमने शुरू में बताया था आपको। तो कम से कम ऐबक से लेकर अगर आप सब जान रहे हैं तो कुछ भी पूछ देगा। इट मीन्स कि ये काम खिलजी वंश पे भी आ सकता है। अलाउद्दीन खिलजी, उसके पहले जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहले जो संस्थापक है, तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी। तुगलक वंश में भी आ सकता है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन। तो इट मींस कि इस क्वेश्चन के आधार पर हम कम से कम शुरू के जो टॉप राजवंश है, कम से कम गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, उसमें हम इसी के साथ उनको सॉल्व कर जाए, तब आप क्वेश्चन सही से लगाया हुआ माना जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले है ही है, इल्तुतमिश और रजिया पीछे देखे होंगे। ऐबक 1206 से 10, इल्तुतमिश 10 से 36, रजिया 36 से 40। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। रजिया शुरू है, कोई गलत हो जाएगा अपने आप काट के भी चल सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक सही है, लेकिन रजिया नहीं है। रजिया तो खुद इल्तुतमिश की पुत्री है, इसका मतलब इसके बाद होगा, गलत हो गया ये। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश संभव नहीं है, ऐबक उसके पहले हुआ है, तो सीधे आपका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया गया था? तो हमने आपको जब रजिया की पिछले भी एक क्वेश्चन आया था तो हमने एक घटना बताई थी आपको कि रजिया जनता के सहयोग से शासक बनी थी और एक महिला थी। ये दोनों ही बातें रजिया के विरुद्ध जा रही थी, विरुद्ध की उसके खिलाफ विद्रोह होने लगा, क्योंकि जो मेल डोमिनेटिक सोसाइटी थी, समाज था, वो कहीं कभी भी एक स्त्री को एक शासक के रूप नहीं देखना चाहता था, या उसके आदेश का पालन करे संभव नहीं था। उसके खिलाफ विद्रोह होने लगे, और इन विद्रोह को करने वालों में अल्तुनिया और एतकीन जैसे नाम प्रमुख हैं। पीछे हमने क्वेश्चन में चर्चा किया था। अब अल्तुनिया बठिंडा का ही गवर्नर था, और वहीं पे उसने रजिया को, किला मुबारक जो है, वहीं पे उसने उसको कैद रखा था। हालांकि बाद में जब इसने कैद किया तो एदगीन ने रजिया के जीते जी ही मुइजुद्दीन बरहम शाह को शासक बना दिया। अब ऐसी स्थिति में रजिया को लगा कि अल्तुनिया को लगा पासा तो उल्टा पड़ गया, दोनों ही फंस चुके थे। तो रजिया और अल्तुनिया ने आपस में विवाह कर लिया और इनके विरुद्ध अभियान के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में कैथल के निकट उनकी दोनों की हत्या हो गई। और फिर आगे रजिया के पश्चात वही मुइजुद्दीन बरहम शाह बैठा ही था गद्दी पर, वो कंटिन्यू कर गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, किला मुबारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी? अब वो क्वेश्चन देखिए, खुद आपको लगेगा कोई दम नहीं है। 36 से 40 तक किस वर्ष बनी? 36 में। कब हटी? 40 में। तो पीछे पड़ गए तो कहां इधर उधर घुमाए। अब रजिया जैसे पूछा है, कभी आपको ऐबक भी पूछ लेगा, कभी आपको इल्तुतमिश भी पूछ लेगा, कभी बलबन भी पूछ लेगा। तो इसलिए तरीके से जानना आपको जरूरी है। तो सीधे आपको आ जाएगा किस वर्ष सुल्तान बनी। बनी का मतलब हो गया 36। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दास वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत आसान हो गया अब आपके लिए, सब पीछे आप एक्सप्लेनेशन में सुन चुके हैं। तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऐबक उसकी जनजाति का नाम है। आरआरबी एनटीपीसी में आपके क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक, दरिया और सबके बारे में आप जान ही गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया? अब देखिए यहां पे ठीक है, आंसर तो आप जान जाए कि वो इल्तुतमिश है। चलिए, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इसमें आपको इक्ता जानना चाहिए। इक्ता क्या है तो छोटे से बता दे रहे हैं हम। देखिए, इक्ता एक भूमि का खंड है, भूमि टुकड़ा है। अगर टेक्निकली भाषा में कहें तो एक प्रशासनिक भूखंड था। और क्या करते थे इसको? सल्तनत काल में प्रशासन में जो भाग लेने वाले अधिकारी लोग होते थे, उनको यह भूमि उनके वेतन के बदले में दे दी जाती थी। तो इस भूमि को इक्ता कहते थे। जिसको दिया जाता था उसको इक्तादार कहते थे, मुक्ता या वली भी कहते थे। और इस पूरी व्यवस्था को इक्तादारी व्यवस्था भी कहते थे। और मतलब मुस्लिम शासकों के आने के पश्चात, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात इल्तुतमिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और हमने पिछले क्वेश्चंस में इल्तुतमिश को जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने आपको बताया भी था कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है और उसके पीछे कारण है। कारण में जितने उसकी उपलब्धियां वही कारण है। तो उपलब्धियों में जैसे उसने यल्दुज और कुबाचा को अंत किया, जो उसके प्रमुख विरोधी थे। गोरी के दो और जो आपके प्रमुख वफादार थे। उसके पश्चात उसने मंगोल आक्रमण, चंगेज खां उसके आक्रमण का समाधान निकाला, आक्रमण नहीं होने दिया अपनी दूरदर्शिता से, अपनी चतुराई से। उसके पश्चात इक्तादारी व्यवस्था, दिल्ली जैसी राजधानी, खलीफा से स्वीकृत पत्र मिलना, चांदी का टंका, तांबे का जीतन, ये सभी बातें हैं, सभी क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन में 7-8 बातें ये आ गई, कुछ भी आ सकता है वो, उसी में एकता भी है। तो एकता क्या है? एक भूखंड है। सल्तनत काल में प्रशासनिक जितने भू क्षेत्र थे उनको प्रशासनिक सुविधा के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता था। उसी को एकता कहते थे। जिसको दिया जाता था इक्तादार कहलाता था। और इस व्यवस्था को इक्तादारी व्यवस्था कहते थे। इक्ता भूखंड पे जिसको दिया जाता था उसके वेतन के बदले में, वेतन नहीं दिया उस वेतन के बराबर लगभग जो अनुमानित आय वाली कोई भूखंड हो वो उसको अलॉट कर दी जाती थी। और जब मान लीजिए कि उसको उससे ज्यादा वहां से राजस्व मिल गया, क्योंकि जो राजस्व वहां से मिलता था उस भूखंड से वही उसका वेतन होता था। कभी कभी एक्स्ट्रा राजस्व मिल जाता था तो उसी को कहते थे फवाजिल। आप याद कर लें, एक्स्ट्रा कहते थे फाजिल। कभी कभी बोलते हैं हम लोग कि आपके पास फाजिल पेन है या फाजिल कोई चीज की बात हो, मतलब एक्स्ट्रा है, तो वही फवाजिल उससे जोड़ लीजिए तो याद हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा बच जाता था उसको केंद्रीय कोष में जमा करवा दिया जाता था अपना वेतन रखकर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो इक्तादार होते थे उस इक्ता भूमि के मालिक नहीं थे। वहां पे उनको प्रशासन करना, वहां से राजस्व वसूलना और अपने वेतन को ले लेना। अब बचे हुए जिसको फवाजिल कहते हैं उसको जमा कर देना। इन इक्तादारों का ट्रांसफर भी होता था ताकि वो अपने किसी एक जगह पे काफी ताकतवर ना हो जाए। तो इसको लाने वाला इल्तुतमिश। नेक्स्ट, और आपका ये आरआरबी एनटीपीसी में ये भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे सेम पुराना ही क्वेश्चन है, उसी का एक्सप्लेनेशन। अब होता क्या, देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जब कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो आप महसूस करेंगे, हम लोगों ने देख ही लिया है कि जब कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो क्वेश्चंस बहुत टफ या इजी ना हो जाए तो किसी बैच में जो पेपर क्वेश्चन आया होता है फिर से किसी और बैच में उसी के आसपास का क्वेश्चन होता है, ताकि ये ना लगे कि हाँ उसमें पेपर टफ हो गया इसमें इजी हो गया, उस इक्वल क्वेश्चन को दे दिया जाता है। तो एक शिफ्ट में वो दे दिया, दूसरे शिफ्ट में ये दे दिया, इक्तादारी से ही क्वेश्चन हो गया वो। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन लगाइए। किसने शुरू किया वो भी आ गया, इक्ता क्या है वो भी आपको जानना चाहिए, इक्तादारी व्यवस्था क्या है वो भी आपको जानना चाहिए, इक्तादारों को क्या क्या करना होता था, क्या या अधिकार थे, तो वो भूमि के मालिक नहीं थे, उनका ट्रांसफर होता था, वहां पे राजस्व की वसूली, वहां पे प्रशासन देखना, यही उनका काम था। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वही इक्तादारी व्यवस्था, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहां शासन तो अभी आप जो पहला चार्ट बनाया था आपको उसी से देखिए दोबारा क्वेश्चन आया। अब आपको निश्चित अपने ऊपर होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए
कि अब हमको इन शासन अवधि को जानना जरूरी है। कोई वंश कब से कब तक था, उस वंश के प्रमुख शासक कब से कब तक थे, तो हम इसीलिए जब पहला एक चार्ट बनाते हैं उसका बड़ा महत्व है, समझने के लिए भी, एक दूसरे से कोरिलेट करने के लिए भी और क्वेश्चन के दृष्टिकोण से भी। तो बलबन आप पीछे पड़ चुके हैं, 66 या 65 से हम बताते हैं आपको, और 87 तक उसका शासन था, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से, अब देखिए खुद आपको सब आसान लगेगा, तो किस राजवंश से संबंधित थी रजिया सुल्तान, दास राजवंश, इल्तुतमिश की पुत्री, जनता के सहयोग से शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था, तो प्रथम मुस्लिम वंश यहाँ पे कौन था, इसको प्रारंभिक तुर्क कहते हैं, वो 1206 से 1290, 84 साल हो गया। फिर देखिए उस टाइम फेज से आ गया, इसका मतलब जरूर जानिए खिलजी वंश कब से कब तक था, तुगलक वंश कब से कब तक था, सैयद कब से था, लोधी वंश कब से कब तक थे, और कम से कम उनके प्रमुख शासकों का जो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी भी क्वेश्चन आ रहा है और उसका टाइम देखिए फेज भी आ रहा है, कौन कब से कब तक था, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। ठीक, तो हमें लगता है कि आपके क्वेश्चंस आप लगाएंगे, देखिएगा चाहे एसएससी में चाहे रेलवे में, तो आप 99% 100% तो करना उचित नहीं होता है कि 99% आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे, थोड़ा अगर पढ़ा दिया जाए तो फिर 100% भी कह सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ाने वाला कार्य तो किया ही नहीं, हमने क्वेश्चन के आधार पर उनके आसपास की जगहों को एक्सप्लेन करके ही कम से कम पढ़ाने तक की क्वालिटी को देने का प्रयास किया। तो आप क्वेश्चन लगाइए, सलीके से लगाइए, जैसे हम बता रहे हैं, जमकर मेहनत कीजिए, कहीं दाएं बाएं मत सोचिए, अभी 1 साल 2 साल अपनी तैयारी में, रिजल्ट लीजिए, एक अच्छी जगह पे पहुंचिए, अपने गोल को अचीव कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, गुड नाइट।